हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम न्यूक्लियाई चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, एटॉमिक मासेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम इसको इतना सिंपल बना देंगे कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम में मार्क्स भी फुल आएंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, कभी सोचा है उसके अंदर आखिर है क्या? कोई फैंसी सेंसर, कुछ और? बिलीव इट और नॉट, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमेरिकन 241 की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा होती है। जी हाँ, हमारे घरों में ही न्यूक्लियर फिजिक्स काम कर रहा है। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस को समझना ही इस चैप्टर की शुरुआत है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े पजल पर, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे मैं कहता हूं द मिसिंग मास मिस्ट्री। ये न्यूक्लियस के मास की एक बड़ी अजीब कहानी है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तरफ है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अलग अलग, और दूसरी तरफ है एक पूरा हीलियम न्यूक्लियस जिसमें वही 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स साथ में हैं। लॉजिक तो यही कहता है कि दोनों का वजन एकदम बराबर होना चाहिए। लेकिन और यहीं पर ट्विस्ट है, जब साइंटिस्ट ने इसे नापा तो पता चला कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास हमेशा उसके पार्ट्स के टोटल मास से थोड़ा सा कम होता। तो फिर सवाल उठता है, आखिर वो थोड़ा सा मास गया कहाँ? क्या वो हवा में कहीं गायब हो गया? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी में छुपा है। ऐसे सोचिए कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शादी करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में वो थोड़ा सा मास खो देते हैं, और यही खोया हुआ मास उनके बीच के बंधन की एनर्जी यानी उनके बॉन्ड की एनर्जी बन जाता है। ओके, एनालॉजी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो ऑफिशियल टर्म्स लिखने होंगे, है ना? तो चलो अब हर न्यूक्लियस का एक आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, मतलब वो टर्म्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का काउंट है, और यही चीज किसी एलिमेंट की असली पहचान है। जैसे अगर Z = 6 है तो वो एटम हमेशा ऑलवेज कार्बन ही होगा। सिंपल है ना? इसके बाद है मास नंबर यानी A। ये न्यूक्लियस के अंदर टोटल पार्टिकल्स का काउंट है, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसीलिए इसका फॉर्मूला है A = Z+N। और इन पार्टिकल्स को यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इसको लिखने का स्टैंडर्ड NCERT तरीका ये है, ऊपर लिखते हैं मास नंबर A और नीचे एटॉमिक नंबर Z। जैसे गोल्ड के इस एग्जाम्पल में 197 टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसमें से 79 प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए? सिंपल है, बस 197 में से 79 माइनस कर दीजिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के वो अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका Z तो सेम रहता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों है तो कार्बन, पर एक में 6 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 8। ठीक है, तो थियोरी का पार्ट हो गया। अब वापस चलते हैं अपनी उस मिसिंग मास मिस्ट्री पर, और इस बार उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो मिसिंग मास है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम है। इसे कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसे हम डेल्टा M से दिखाते हैं। और ये रहा इसका फॉर्मूला। सिंपली सारे अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़कर उसमें से पूरे न्यूक्लियस का एक्चुअल मास घटा दो, बस। तो देखो, हीलियम 4 की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ना, बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, 2 अलग प्रोटॉन्स और 2 अलग न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कैलकुलेट करो। स्टेप 2, उस टोटल मास में से हीलियम 4 न्यूक्लियस का असली मास माइनस करके मास डिफेक्ट पता करो। और आखिरी स्टेप, इस मास डिफेक्ट को आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc² यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। और जब ये सारा कैलकुलेशन हम करते हैं तो आंसर क्या आता है? 27.3 MeV। अब ये MeV क्या है? ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बेसिकली एटॉमिक लेवल पर एनर्जी नापने की एक यूनिट है। मतलब इतनी एनर्जी तब रिलीज हुई थी जब हीलियम 4 का न्यूक्लियस बना था, और इतनी ही एनर्जी उसे तोड़ने में लगेगी। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, वो साइलेंट किलर्स जो एग्जाम में मार्क्स काट सकते हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स जो इस टॉपिक में होती है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलतफहमी, लोगों को लगता है कि मास डिफेक्ट का मतलब है कि मास डिस्ट्रॉय हो गया, यानी नष्ट हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मास डिस्ट्रॉय नहीं होता,
वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। याद रखिए, मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक और कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी नाम से लगता है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो न्यूक्लियस को धक्का देकर अलग करना चाहती है। एक्चुअली इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। बाइंडिंग एनर्जी तो वो ग्लू है, वो फेविकॉल है जो न्यूक्लियस को चिपका कर रखता है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ही मजबूत वो ग्लू है, उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस है। ओके, तो अब इस पूरी डिस्कशन को समराइज करते हैं और देखते हैं कि ये आगे के टॉपिक से कैसे कनेक्ट होता है। और पता है ये मास एनर्जी का कनेक्शन समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही आगे के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रेडियो एक्टिविटी, फिजन और फ्यूजन को समझने की मास्टर की है। तो आज के इस पूरे सेशन के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। नंबर 1, एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स Z और न्यूट्रॉन्स N से बनता है। 2, उसका टोटल मास हमेशा उसके पार्ट्स के टोटल से कम होता है। 3, इस मिसिंग मास को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। 4, यही मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी E=mc² में कन्वर्ट हो जाता है। एंड 5, बाइंडिंग एनर्जी ही वो फोर्स, वो ग्लू है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। अगर ये छोटा सा मिसिंग मास ही एनर्जी है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास हर चीज के अंदर उसके न्यूक्लियाई में कितनी ज्यादा, कितनी जबरदस्त एनर्जी कैद होगी। इसका जवाब हम आगे फिजन और फ्यूजन में खोज